हम देखने वाले हैं वो आपका है दिल्ली और 12वीं से 15वीं शताब्दी के बारे में दिया हुआ है। और जो मैं आपको जो चैप्टर कराने जा रही हूँ वो चैप्टर 3 है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है। और ये क्या है कि क्लास जो है वो आपका है 7 क्लास की है, ठीक है। तो ये हम लोग देखेंगे आज चैप्टर में। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं और देखते हैं कि 12वीं से 15वीं शताब्दी के बीच में दिल्ली जो था वो कैसे थी। तो हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं, ठीक है। हमने अध्याय 2 में देखा कि कावेरी डेल्टा से क्षेत्र बड़े राज्यों के केंद्र बन गए थे, ठीक है। कौन सा डेल्टा? तो कावेरी डेल्टा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, तो मैं जूम कर देती हूँ आपको। देखिए, आपने गौर किया कि अध्याय जो हमने 2 में ऐसे किसी राज्य का जिक्र नहीं है जिसकी राजधानी दिल्ली रही हो। तो ये बात सही है, ठीक है। इस जिसकी वजह यह है कि दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में ही रहा था, ठीक है। यानी दिल्ली जो महत्वपूर्ण शहर बना वो 12 शताब्दी में ही बना रहा, ठीक है। चलिए देखते हैं। आपके डालने के लिए बोला जा रहा है तो आपका पदक तालिका में बोल रहा है। तो देखिए, ये है जो है हमारा। पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो भी डिटेल में दिया है उसको देखते हैं, फिर हम लोग आगे मैप को देखेंगे, ठीक है। देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि पहले पहल तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी, ठीक है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी। 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों, जिसे चौहान से भी जाना जाता है, ने पराजित किया था। क्या हुआ था कि तोमरों को अजमेर के चौहानों ने पराजित किया था। किसको? तो आपको 12वीं शताब्दी के मध्य में तोमरों को पराजित किया गया था, ठीक है। तोमर और चौहान के राज्य में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया, ठीक है। इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे। कहाँ? तो दिल्ली में। जिन्होंने अनेक मंदिरों का क्या कराया? निर्माण कराया था, ठीक है। यहाँ देहली वाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे जो काफ़ी प्रचलन में थे, ठीक है। तो सिक्के का नाम था। देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 13वीं शताब्दी में क्या होता है कि 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। कब हुई? तो 13th सेंचुरी में हुई थी, ठीक है। तो ये आपका होता है। तो आपका जब 13वीं सदी में स्टार्ट किया जाता है तो आपका जो है वो इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण उस महाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र में फैल गया था, ठीक है। देखिए, पदक तालिका में जो बात किया जा रहा है तो उसको देख लेते हैं। उन 5 वंशों की पहचान करने की बात की जा रही है पदक तालिका 1 में, जिसमें से मिलकर दिल्ली की सल्तनत बनी, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे देखिए, आपका पहले क्या है, फिरोजाबाद है और फिरोजाबाद कोटला मैदान। उसी के बाद आपका जो है हौज खास जो है नीचे में है, सीरी जहाँ पना, दहली कुन्हा, फिर कुतुब मीनार है। उसके अलावा तुगलकाबाद है जो दिल्ली में पड़ता है। फिर आदिलाबाद है, क्या है? तो आदिलाबाद है। उसके अलावा हौज सुल्तानी है आपका, और दिल्ली एक कोहना भी है, ठीक है। जहाँ पना भी है नगर का नाम। तो ये सब है आपका नगर, ठीक है। देख लेते हैं। अगला बोल रहा है कि आपका देखिए, यहाँ पे बात किया जा रहा है तो कह रहा है क्या कि जिस इलाके को हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं वहाँ इन सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए, ठीक है। मानचित्र 1 को देखकर दिल्ली, कुन्हा, सीरी और जनापना को पहचानिए। तो देखिए, आपका क्या है, दिल्ली कुन्हा है, जहाँपना है, और सीरी है, ठीक है। यहाँ पे सीरी है। तो इस तरह से हो गया तीनों, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आगे जो भी दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए, आपको पदक तल पर दिल्ली के शासक की बात की जा रही है। तो दिल्ली के जो शासक है वो कब आए थे? तो तोमर आरंभी 12वीं शताब्दी में 1165 में आया, ठीक है। और अनंगपाल का टाइम पीरियड कितना था? तो आपका 1130 से लेकर के 1145 तक था। और ये क्या थे? सब राजपूत वंश के से संबंधित थे, ठीक है। और दिल्ली के शासक थे। देखिए, तोमरों के बाद कौन आते हैं? तो ये चौहान आते हैं, जिसको चौहान बोलते हैं, पृथ्वीराज चौहान। और 1165 और इससे लेकर के 1192 तक इनका टाइम पीरियड रहता है, किसका? तो चौहानों का। और 1175 से लेकर के 1192 का जो है वो
आपके पृथ्वीराज चौहान का दिया हुआ है। और यहाँ अनंगपाल का देखिए, यहाँ पे अनंगपाल का 1130 से लेकर 1145 तक दिया हुआ। और तोमरों का जो है वो 12वीं शताब्दी के स्टार्टिंग से लेकर के 1165 तक है, स्टार्टिंग का है। और भी राजा आए होंगे इनके बाद भी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रारंभिक तुर्की शासक का जो बात किया जा रहा है तो 1206 से लेकर 1290 तक का तुर्की शासक था। और कुतुबुद्दीन ऐबक आता है 1206 से लेकर 1210 तक। ठीक है, इल्तुतमिश आता है आपके शमसुद्दीन इल्तुतमिश, जो इनका पूरा नाम था। तो 1210 के बाद 1236 के बीच में आता है। रजिया जो होती है 4 सालों के लिए आती हैं, जो बेटी रहती है किसकी, इल्तुतमिश की। और गयासुद्दीन बलबन जो है बाद में रजिया के बाद बनते हैं। और छोटे मोटे सरदार भी बनते हैं, लेकिन 1266 से लेकर के आपका 1287 के बीच में गयासुद्दीन तुगलक बनता है। ठीक है, देखिए खिलजी वंश में आप देख लीजिए तो खिलजी वंश जो है 1290 से लेकर के 1220 तक 1320 तक चलता है। कौन सा, तो खिलजी वंश। और सबसे प्रसिद्ध जो था अलाउद्दीन खिलजी था। लेकिन उससे पहले देख लीजिए जलालुद्दीन खिलजी को देख लेते हैं। 1290 से लेकर के 1296 तक किसका तक, जलालुद्दीन खिलजी। और ये इस्टेब्लिश भी करता है खिलजी डायनेस्टी को। और आपका अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड क्या था, तो आपका 1296 से लेकर 1316 तक था। ठीक है, अगला देखिए तुगलक वंश की बात की जा रही है। तो आपका तुगलक वंश जो है वो खिलजी वंश के बाद आता है। तो आपका 1320 से लेकर के आपका 1414 का टाइम पीरियड जो है वो तुगलक वंश का है। तो देखिए तुगलक वंश को स्थापना कौन करता है, तो गयासुद्दीन तुगलक। और 1320 से लेकर के 1324 तक। देखिए यहाँ पे हम लोग सिर्फ अभी टाइमलाइन को देख लेते हैं, फिर अंदर में हम लोग जा कर के देख लेंगे कि क्या क्या पूरे स्टोरी है। ठीक है, अगला देखिए कि गयासुद्दीन तुगलक जो है 1320 से लेकर 1324 तक है। मुहम्मद तुगलक जो है 1324 से लेकर के 1351 तक है। और फिरोज शाह तुगलक जो है 1351 से लेकर 1388 तक। ठीक है, उसके अलावा क्या है कि आपका सैयद वंश है। सैयद वंश का टाइम पीरियड क्या है, तो आपका 1414 से लेकर के आपका 1451 तक सैयद वंश। और इसके सैयद वंश की स्थापना कौन करता है, तो आपका खिज खां करता है, जो 1414 से लेकर के 1421 तक टाइम पीरियड रहता है। ठीक है, लोधी वंश जो आपका दिल्ली सल्तनत दिल्ली डायनेस्टी से रिलेटेड लास्ट वंश था, जो लोधी वंश था, तो आपका 1451 से लेकर के 1526 यानी बाबर के आक्रमण, पानीपत का जो प्रथम आक्रमण होता है तब। तो पानीपत का जो प्रथम विश्व युद्ध बोल रही हूँ मैं, आपका पानीपत का जो युद्ध होता है उसमें 1526 में ही होता है ना। और आपका लोधी वंश को कौन इस्टेब्लिश करता है, तो 1451 में आपका बहलोल लोधी। और उसका टाइम पीरियड क्या है, 1451 से लेकर के 1489 तक था। तो 1489 है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं डिटेल में। देखिए सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है और ये इम्पॉर्टेंट भी है मेडाइवल हिस्ट्री के अनुसार। ठीक है, मध्यकालीन भारत के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, तो देखिए सुल्तानों के अधीन दिल्ली की बात की जा रही है। तो इतिहास तारीख जो है वो एक वचन है। ठीक है, तवारीख बहुवचन होता है। तारीख का बहुवचन क्या होता है, तो तवारीख होता है। तवारीख जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे क्या बोला, तवारीख के लेखक, सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारी जैसे सुशिक्षित व्यक्ति रहते थे। ठीक है, तवारीख के लेखक, सचिव, प्रशासक और आपके जो कवि और दरबारी जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे, जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और इन शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे, जो अभी के टाइम में होता है। वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। ठीक, कौन, तो ये लोग जो थे वो अदर मेंबर जो थे। देखिए यहाँ पे बात किया जाए तो जन्मसिद्ध अधिकार की बात की जा रही है। तो देख लेते हैं, पहले ऊपर वाला देख लेते हैं, न्याय चक्र का देख लेते हैं। तो न्याय चक्र जो की बात किया जा रहा है, तो आपका बोल रहा है कि 13वीं शताब्दी के इतिहासकार फ़खरे मुदबिर ने लिखा है कि राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता। किसका, तो राजा का काम सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते। ठीक है, वेतन मिलेगा तभी तो वो खाना खाएंगे, चाहे अपने घर का पालन पोषण करेंगे। वेतन आता है किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से। और वेतन कहाँ से मिलता है, तो किसान जो राजस्व देते हैं उन्हीं से वेतन मिलता है उनको, किसको, सैनिकों को। मगर किसान भी राजस्व तभी चुकाएंगे जब वे खुशहाल और संपन्न होंगे। ठीक है, यानी अगर मान लीजिए कि एक किसान है, किसान का खेती ही नहीं होंगे तो वो राजस्व कैसे चुकाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा देंगे। यानी ईमानदारी और न्याय अगर अच्छा रहेगा राजा का, तो किसान भी क्या होंगे, खुश रहेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं।
देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है, तो कह रहा है कि ये कुछ और बातें ध्यान में रख के बात की जा रही है। तो देखिए तवारीख के लेखक जो नगरों में विशेषकर दिल्ली में रहते थे, गांव में शायद ही कभी रहते थे, ठीक है, वो रहते कभी गांव में शायद ही कभी थे। वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारी इनाम इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। ये लेखक अक्सर शासकों को जमशीद अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। कौन? तो ये जो लेखक थे, उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे, ठीक है, तो बहुत सारे लोग इनकार भी कर देते थे। देखिए यहाँ पे जो बात किया जा रहा है, तो सन 1236 में क्या होता है कि सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया जो है वो सिंहासन पर बैठी। इस उस युग में इतिहासकार मिनाज ए शिराज ने स्वीकार किया है कि वह अपने सभी भाइयों में अधिक योग्य और सक्षम थी। कौन? तो रजिया सुल्तान, ठीक है, लेकिन फिर भी वह एक रानी के शासक के रूप में मान्यता नहीं पा रहा था, ठीक है, नहीं दे पा रहा था, ठीक है। दरबारी जन भी उनके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे। और 1300 आपका जो सन 1240 में क्या होता है कि उसको हटा देते हैं, ठीक है, किसको? तो रजिया सुल्तान को, ठीक है। देखिए जन्मसिद्ध अधिकार की जब बात की जाती है, तो जन्म के आधार पर विशेषाधिकारियों का दावा, उदाहरण के लिए बात किया जा रहा है, तो लोग मानते थे कि कुलीन व्यक्तियों को कुछ खास परिवारों के जन्म लेने के कारण शासन करने का अधिकार विरासत में मिलता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि एक राजा है तो राजा का बेटा क्या बनता है? राजा ही बनता है, चाहे कितना भी नालायक हो, ठीक है। अब मान लीजिए कि कुलीन अगर कोई निम्न जाति वर्ग का है, यानी कम पैसे का है, तो वो कभी राजा बन पाएगा अगर उसमें योग्यता नहीं है। हाँ, योग्यता रहेगा तो वो बन पाएगा, ठीक है, युद्ध करेगा या बहुत सारा रीजन होगा तो योग्यता के आधार पर वो बन सकता है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं लिंग भेद में मतलब क्या है कि आपका स्त्री और पुरुषों के बीच सामाजिक एवं शारीरिक संरचना संबंधी अंतर होता है। आमतौर पर यह तर्क दिया जाता है कि ऐसे अंतर के कारण पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। यानी कहने का मतलब कि पुरुष श्रेष्ठ है किसी स्त्री से, बट ऐसा तो है नहीं। बहुत सारे जो ऋग्वेद में हमने पढ़ा कि स्त्री भी बहुत ही वाद विवाद में हिस्सा लेती थी और आपको जितने भी पुरुष थे उनको हरा भी देती थी। तो शिक्षा मेल फीमेल पे इम्पोर्टेंस नहीं रखता है, ये रखता है कि आप किसी चीज़ को कितने हद तक समझते हो और किसको किसको आप बराबरी देते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं और हम सभी को चाहिए कि ना तो लड़का और ना ही लड़की में भेदभाव करें, ठीक है, सभी बराबर है, ठीक है। यहाँ देखिए रजिया के बारे में मिनाज ए सिराज के विचार है जो लेखक थे। देखिए मिनाज ए सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों की पुरुषों के अधीन होना चाहिए। यानी कहने का मतलब कि पुरुष के अधीन ही रहेगी स्त्री, ठीक है, ये जो समाज व्यवस्था है। और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता था। और ये जो रजिया सुल्तान थी वो तो ऐसा करती नहीं थी, वो तो राजा की तरह अपना सारा काम करती थी, इसीलिए जो वहाँ के लोग थे उसके विरुद्ध हो गए, तुर्क लोग जो थे। इसलिए वह पूछता है कि खुदा की रचना के खाते में इसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतना शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल किया हुआ। यानी कहने का मतलब कि बाद में तो उसको हटा ही दिया जाता है, ठीक है। तो देखिए रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी है, ठीक है, यानी मतलब इल्तुतमिश का नाम वो लिखते थे, ठीक है। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज्य था। कहाँ? तो आंध्र प्रदेश में। उस वंश की रानी रुद्रम्मा देवी थी जिसका टाइम पीरियड क्या था? तो 1262 से लेकर के 1289 तक था, ठीक है। के व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। यानी जो रुद्रमा देवी थी और रजिया का व्यवहार बहुत अलग था। रुद्रमा ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसे लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया है, लेकिन वो थी क्या? तो वो एक तरह की फीमेल थी, ठीक है, एक तरह की क्या, वो फीमेल ही थी। एक और महिला शासक थी कश्मीर की रानी दिद्धा, उनका नाम दीदी बड़ी बहन से निकला है। जाहिर है कि प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को ये स्नेह भरा संबोधन किया होगा, ठीक है। तो दिद्धा का टाइम पीरियड क्या है? तो 980 से लेकर के 1103 का टाइम पीरियड है, जो कश्मीर की रानी थी दिद्धा जिनका नाम था, ठीक है। अगला देखिए
खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन नज़दीक से एक नज़र देखते हैं कि खिलजी और जो तुगलक वंश का जो प्रशासन था वो किस तरह का था। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। देखिए, मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जितने भी MCQ देखेंगे, सॉल्व करेंगे, तो उसमें से आपको चैप्टर 3 जो मैं करा रही हूँ क्लास 7 का, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर कीजिएगा, ठीक है ना, और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे, दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदार और प्रशासकों की ज़रूरत थी। ठीक है, ये मतलब आपको दिल्ली को चलाने के लिए दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना बहुत पसंद करते थे, अधिक पसंद करते थे ये किसको, गुलामों को। ठीक है, इन गुलामों को फारसी में क्या कहा जाता था, तो बंदगा कहा जाता। तो बंदगा शब्द जो है वो फारसी में है। ठीक है, तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था, किसको, तो गुलामों को। उन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए भी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। वे चूंकि पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर होते, इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे। ठीक है, तो इस तरह से दोनों एक दूसरे पर निर्भर थे। ठीक है, देखिए, बेटे के बढ़कर गुलाम। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि जो सुल्तान थे उसमें बेटे से भी ज़्यादा इज्जत किसको था, गुलामों को था। सुल्तानों को सलाह दी जाती थी। ठीक है, तो जिस गुलाम को हमने पाला पोसा और आगे बढ़ाया उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी पूरी ज़िंदगी में कभी कभी योग्य और अनुभवी गुलाम मिलते हैं। ठीक है, बुद्धिमानों का कहना है कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे से भी बढ़कर होता है। ठीक है, क्या आपको गुलाम के को बेटे से बढ़कर मानने का कोई कारण समझ में आता है? देख लेते हैं इसमें, और क्या। देखिए, अगर कोई वफ़ादार है तो गुलाम बनाने की ज़रूरत ही नहीं है उसको। ठीक है, वो तो अपने ही आपका मदद कर देगा। आश्रित देखिए, जो किसी अन्य व्यक्ति की संरक्षण में रहता है, उस हो और उस ऊपर निर्भर हो, कहने का मतलब कि उसको आश्रित कहते हैं। तो गुलाम क्या होते थे, किस पे आश्रित होते थे, राजा पे आश्रित होते थे, सुल्तान पे आश्रित होते थे। देखिए, खिलजी और तुगलक शासक पंथ का इस्तेमाल करते थे, बंदगाह का इस्तेमाल करते थे, जो गुलाम कहते हैं, फारसी शब्द है बंदगाह। साथ ही अपने आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। ऐसे लोग को सेनापति सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे। ठीक है, जो उनके मतलब जो निम्न वर्ग के थे उनको। लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी। बाद में गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति वफादार तो रहते थे, मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। यानी कहने का मतलब कि राजा के प्रति रहेंगे लेकिन उनके बेटे के प्रति नहीं, उनकी बेटी के प्रति नहीं। सुल्तानों के अपने नौकर होते थे, फलस्वरूप किसी अन्य शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्राय नए और पुराने सरदारों के बीच टकराहट शुरू हो जाती थी। ठीक है, यानी पुराने और नए के बीच में लड़ाई होना शुरू हो जाता। तो सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का लगा, कि वो समझते थे कि नीचे वाला को उठा रहा है। ठीक है, फारसी तवारी के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों को आलोचना भी की है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारी जन। ठीक है, देखिए आप अगला क्या है, सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज खुमार नामक कलाल, शराब बनाने और बेचने वाले को बोलते हैं कलाल। ठीक है, फिरोज हजाम नामक नाई, मनका तबाक नामक बावर्ची और आपका लट्ठा और पीरा नामक मालियों को ऊंचे प्रशासनिक पद पर बैठाया गया था। ठीक है, 14वीं शताब्दी के मध्य के इतिहास का जियाउद्दीन बर्नी ने इन नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की अक्षमता के उदाहरण के रूप में किया है। यानी ये भी जो जियाउद्दीन बर्नी भी जो उदाहरण देते हैं कि ये ठीक नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्या बोल रहा है कि पहले वाले सुल्तानों की तरह एक खलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदारों के रूप में नियुक्त किया। ठीक है, ये इलाके एकता कहलाते थे। उसके अलावा इन्हें संभालने वाले अधिकारी एकता या मुक्ति कहे जाते थे। मुक्ति का फर्ज था कि सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना, और जो मुक्ति होते थे वो सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानूनों और व्यवस्था बनाए रखना, यानी प्रांत में जो एरिया होता था उनका।
अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे। राजस्व के रूप में मिली ये रकम से ही अपने सैनिकों को भी तनख्वाह देते थे। मुक्ति लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनकी पद वंश परंपरा से न चले, उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि ऐसा नहीं कि लंबे समय तक इसको दे दिए तो उसके बाद हट नहीं रहा, तो थोड़े थोड़े टाइम के लिए उसको दिया जाता था। ठीक है, उसके अलावा क्या बोला जा रहा है, जिसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाता था, मतलब ट्रांसफ़र कर देते थे। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों का बड़ी सख्ती से पालन होता था। मुक्ति लोगों द्वारा एकत्र किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्यों द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किया जाता था। इस बात पर ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूलता है, संख्या के अनुसार सैनिक रखे और सैनिक भी तय जितना है उतना ही रखे। देखिए, जब दिल्ली के सुल्तान और शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए तो उन्होंने भूमि के स्वामी सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने को बाध्य कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि स्वयं उन्हें ही कर चुकाने को बाध्य किया गया। ठीक है, यानी सामंत भी अब क्या करेंगे, कर चुकाएंगे। और क्या, पहले वो लेते थे लेकिन अब कर चुकाने का भी उनको काम दे दिया गया कि आप भी कर चुकाइए। ठीक है, सुल्तान के प्रशासकों ने ज़मीन की पैमाइश की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। इस समय 3 तरह के कर थे। कौन से थे, तो देखिए, कृषि कर जिसको खराज कहा जाता था, कृषि कर था जो किसान की उपज का 50% दिया जाता था। ठीक है, मवेशी एवं घरों पर कर लिया जाता था। ठीक है, अगला देखिए, यह याद रखना जरूरी है कि इस महाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर नहीं था। ठीक है, तो आपका बड़ा हिस्सा बाहर था। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था और दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद ही वह पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया। यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाकों में भी घने जंगल वाले ऐसे क्षेत्र थे जिसमें बैठने में सुल्तान की सेनाएं अक्षम थी, यानी नहीं, मतलब वहाँ पे जीत हासिल कर सके। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों पर अपना शासन जमा लिया। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा तो लेते थे, लेकिन क्या होता था कि वह अधिकार कुछ ही समय तक रह पाता था, क्योंकि वो जब चले जाते होंगे तो अपना स्वतंत्र हो जाते होंगे सरदार, और उनकी किलेबंदी की बात की जा रही है। तो देखिए, अफ्रीकी देश मोरक्को से 14वीं सदी में भारत आए इब्न बतूता। तो इब्न बतूता कहाँ का था, तो मोरक्को का था। कब आया था, 14वीं शताब्दी में आया था। और बतलाया है कि सरदार कभी कभी चट्टानी उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे और कभी कभी बांस के झुरमुटे में, ठीक है, झुरमुटे में भी वो रह लेते थे। ठीक है, बाद में बांस पोला होता था। ठीक है, पोला नहीं होता था भारत में, बांस पोला नहीं होता था, यह बहुत बड़ा होता है। ठीक है, इसके अलग अलग हिस्से आपस में इस तरह से गुथे रहते थे, उन पर आग का भी असर नहीं होता था। ठीक है, वे कुल मिलाकर बहुत ही मजबूत होते थे। सरदार इन जंगलों में रहते थे और इनके लिए किलों की प्राचीर का काम देते थे। ठीक है, इस दीवार के घेरों में ही उनके मवेशी फसल रहते थे। ठीक है, उसके बात क्या होता है कि अंदर ही पानी भी उपलब्ध रहता था। उसके अलावा अर्थात वह एकत्रित हुआ वर्षा का जल, इसलिए उन्हें प्रबल बलशाली सेनाओं के बिना हराया नहीं जा सकता था। ये सेनाएं जंगल में घुसकर खास तौर से तैयार किए गए औजारों से बांस को काट डालती है। ठीक है, काट डाल दिया जाता था। जरा सरदारों की रक्षा व्यवस्था का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं आगे। ठीक है, देखिए, चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में
ट्रांस ऑक्सियाना, जिसको आधुनिक उज्बेकिस्तान पर हमला किया। कौन? तो मंगोलों ने। कब? तो ईरान जो है उत्तर पूर्वी ईरान में, ठीक है। और 1219 में किया था, और इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनका धावा झेलना पड़ा, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी और आपका मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए, ठीक है। मंगोलों के धावे बढ़ गए। इससे मजबूत होकर के दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल अस्थायी सेना खड़ी करनी पड़ी। किसको? तो आपको मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी को। इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती थी, यानी उसको बहुत सारा मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। देखिए 15वीं और 16वीं शताब्दी में सल्तनत बोल रहा है, तो देखिए तालिका एक को फिर से देखो, आप पाएंगे कि तुगलक वंश के 1526 तक दिल्ली और आगरा पर सैयद और लोधी वंश का राज्य था, ठीक है। 1526 तक, ठीक है। और देखिए, ठीक है, दिल्ली और आगरा पर सैयद और लोधी वंश का रहा था, ठीक है, रहा था। उसके बाद तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे। उनकी राजधानी समृद्ध थी और राजा फल फूल रहे थे। इसी काल में अफगान और तथा राजपूत जैसे नए शासक समूह भी उभरे, ठीक है। अगला देखिए, इस काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे तो थे, ठीक है, कुछ छोटे तो थे पर शक्तिशाली थे, और उनका शासन बहुत ही कुशल और सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। शेरशाह सूरी, जिसका टाइम पीरियड 1540 से लेकर 1545, ने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया, और आगे चल के उसने इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट, जिसका टाइम पीरियड क्या था, 1530 से 1540 रहता है, और 1555 से लेकर 1556, 2 बार वो बनता है, ठीक है, तक को चुनौती दी। किसने? तो आपका शेरशाह ने, और परास्त किया। अब शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया, ठीक है। सूर्यवंश ने केवल 15 वर्ष यानी 1540 से 1555 शासन किया। उसके बाद कौन आ जाता है? तो हुमायूं आ जाता है। लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया। कौन? शेरशाह ने अलाउद्दीन खिलजी के भी चीज़ों को अपनाया। महान सम्राट अशोक, यानी जिसका टाइम पीरियड क्या 1556 से लेकर 1605 है, ने जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह के प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया है, ठीक है। तो शेरशाह का अकबर ने भी अपनाया था, ठीक है। चलिए यहाँ पे बात किया जा रहा है, तो इस तरह से आपका यहाँ पे कुछ अब है नहीं, ठीक है ना। अब देखिए इस तरह से आपका चैप्टर 3 भी कंप्लीट हो जाता है, सोशल साइंस का, एनसीईआरटी का, क्लास 6, आपका क्लास 7 है ये, ठीक है। तो आपका जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो गया, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा।